नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आप हमें कमेंट या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं या आप हमें टेलीग्राम पे कर सकते हैं। तो आइए आज हम एक नया लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जहां ड्रॉप किया था उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या-क्या सीखा था, एक बार उसको रिकॉल कर देते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लॉ ऑफ इनर्शिया सीखा था। इसके बाद हम लोगों ने न्यूटन के फर्स्ट लॉ देखे थे। फिर देखे थे कि उसको अप्लाई करने के लिए अपने को इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, वो देखा था। इसके बाद हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था और फ्री बॉडी डायग्राम बनाते कैसे हैं उसके एग्जाम्पल्स देखे थे। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके आप वो वीडियो देखिए, तभी आपको आगे के वीडियो समझ में आएंगे। तो आज के लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम, मोमेंट क्या होता है, टार्क क्या होता है और न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके कुछ एप्लीकेशंस और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का पहला टॉपिक है अपना इक्विलिब्रियम। अब देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ये आप सभी को पता होगा। बोलते हैं ना कि इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम को हिंदी में साम्यावस्था बोलते हैं। इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब होता है जो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहे, उसमें कोई भी डिस्टरबेंस ना आए। तो आइए इसके डिफिनीशंस को रीड करते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? फोर्सेस which have zero linear resultant and zero turning effect will not cause any change in the motion of the object to which they are applied। देखो ये कह रहा है कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में हो या रेस्ट में हो, उस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट के कारण कोई भी टर्निंग इफेक्ट या उसके वेलोसिटी में कोई भी चेंज ना आए, तो उसको हम बोलते हैं कि ये बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहे हैं, उस पे फोर्स लग रहे होते हैं लेकिन वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, जिसके कारण उस पे कोई भी चेंज नहीं आता है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं ये एक ब्लॉक है। अब देखो अगर ये ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है F1। अभी जब F1 आप इसको लगाओगे तो ये बॉडी क्या करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। लेकिन जस्ट मैं सेम मैग्नीट्यूड का इसके एक अपोजिट डायरेक्शन में F2 फोर्स लगा दूं। यहाँ मैं केस ले रहा हूं कि F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड। तो बताइए आप, क्या इस बॉडी में कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। देखो फोर्स लग रहे हैं लेकिन बॉडी फिर भी इक्विलिब्रियम में ही है। ऐसे ही एक और फोर्स लगा देते हैं, मान लीजिए इधर से लगाते हैं F3 और सेम मैग्नीट्यूड का इसके जस्ट अपोजिट उसी लाइन ऑफ एक्शन पे लगाते हैं F4। देखो हमने नंबर ऑफ फोर्सेस इंक्रीज किया लेकिन बॉडी के स्टेट में कोई भी चेंज आई? कोई भी चेंज नहीं आया। ना तो ये किसी के अबाउट रोटेट कर रहा है, ना ही इसके पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब जो इन चारों का नेट इफेक्ट है, जो नेट इफेक्ट है समेशन ऑफ एफ नेट, वो आपका जीरो होना चाहिए। इनके कारण बॉडी में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि कोई भी टर्निंग इफेक्ट ना आए। अभी टर्निंग इफेक्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे, जहां से मोमेंट और टार्क ये सब डेवलप होते हैं। तो कोई भी टर्निंग मोमेंट ना आए, ये सब आपका दोनों कंडीशन जीरो होने चाहिए। तो ऐसे केस को हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो भी बॉडी है वो अपना इक्विलिब्रियम में है। आई होप आपको इक्विलिब्रियम समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी-कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, तो उसमें देखो कभी-कभी एंगल पे दिए रहते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट है, इस पे एक फोर्स लग रहा है F1, यहाँ से एक रेफरेंस पॉइंट है। देखो जहां से एंगल देंगे वो एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा। मान लेते हैं ये θ1 एंगल पे है। एक दूसरा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F2।
मान लेते हैं ये इस देखो एक्सिस सेम ही रखना, जिस भी एक्सिस से मेजर करना। ये आगे आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आप इस एक्सिस से भी आप लोगे एंगल तो इजीली पड़ेगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, बेसिक्स है, इसलिए मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ। मान लेते हैं ये एंगल है थीटा 2 और ये पॉइंट है जिसको नाम देते हैं ओ। ये रहा आपका एक्स एक्सिस, इधर बना देते हैं, ये मान देते हैं वाई एक्सिस। अब ये बॉडी आपकी कब इक्विलिब्रियम में रहेगी, कैसे आप डिसाइड करोगे? तो इसके जो भी नेट फोर्स है, अब देखो इसका अगर नेट फोर्स जो आएगा वो क्या क्या आएगा, एक तो एक्स डायरेक्शन में आएगा, एक वाई डायरेक्शन में आएगा। देखो इसको मैं इंडिविजुअल यहाँ बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो जो F1 है, देखो ये बहुत ही बेसिक्स है, रिजॉल्विंग ऑफ फोर्स अच्छे से समझ लीजिए, नहीं समझोगे तो ये आपको पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम देने वाला है। देखो मैं भले टाइम ले रहा हूँ लेकिन यही बेसिक्स चीजें हैं, इसी ये सब आपके क्लियर नहीं रहते हैं, इसी कारण एग्जाम्स नहीं निकल पाते हैं। आपने देखा होगा पिछले चैप्टर में जो हम काइनेमेटिक्स रीड कर रहे थे, वहां मैंने रिजा वेक्टर का कंपोनेंट कैसे लेते हैं उसको एक्सप्लेन किया था। तो देखो फोर्स अपना वेक्टर है, अब इसका जब आप कंपोनेंट लोगे तो देखो क्या कंपोनेंट आएगा, एक एक्स आएगा और दूसरा आपका किस एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस पे कंपोनेंट आएगा। तो जहां से मैंने आपको सिखाया था कि कंपोनेंट लेते कैसे हैं, जहां से एंगल बना रहा है उधर इसका कॉस कंपोनेंट आएगा। ये क्या होगा आपका F1 कॉस थीटा 1, और ये क्या होगा आपका ऊपर वाला F1 साइन थीटा 1। ये तो मैं एक फोर्स का दिखाया, अभी देखो मैं अलग अलग इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि चीजें हो क्या रही हैं। इसके बाद मैं इसका कंबाइंड आपको दिखाऊंगा। अब अगला फोर्स है आपका, यहां से एंगल बना रहा है F2, क्या एंगल है इस पॉइंट से, थीटा 2। अब जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो इसके कितने कंपोनेंट आएंगे, देखो एंगल यहां से बना रहा है इसलिए मैं इसका इस डायरेक्शन में लेके आऊंगा। बाद में आप देखोगे कि ये पॉजिटिव एक्स आएगा, ये निगेटिव एक्स आएगा, जिधर आपको कम आप इजीली कर कैलकुलेशन कर पाओ उधर आप ले सकते हो पॉजिटिव निगेटिव, बस वहां साइन का ध्यान रखना होगा। यहाँ एक ही साइन मेरे सबको पॉजिटिव देंगे इसलिए मैं एक ही ले रहा हूँ। अगर मैं इसको एक्सिस मान लूं, चलो मैं निगेटिव का भी सिखा दे रहा हूँ, और आपको इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है, तो ये एंगल क्या होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक थीटा 2 है तो ये एंगल को आप क्या लिखोगे, ये आपको पता है कि 90 डिग्री है यहाँ से, तो एंगल क्या आएगा आपका 90 माइनस थीटा 2। तो इसका जो इस एक्सिस पे कंपोनेंट आएगा, अगर ये 90 माइनस थीटा 2 हुआ, इसके इसके बीच थीटा 2 है, तो ये एंगल कितना आएगा आपका, ये एंगल आप बताइए ना, टोटल एंगल थीटा 90 होता है, 90 माइनस थीटा 2 है, तो ये आपका होगा थीटा 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चाहे आप इस एंगल को यहां से मेजर करो, लेकिन अगर आप साइन चेंज कर दोगे तो निगेटिव यहाँ आप जो आप लोगों को निगेटिव डायरेक्शन में आएगा, माइनस F2 कॉस थीटा 2। मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, आप यहाँ करोगे तो यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा 2 कर देना, वो साइन का आ जाएगा, सेम आएगा, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से देखिएगा। और इधर जो करोगे देखो साइन का क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है, तो ये आएगा F, देखो वाई डायरेक्शन तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना, मैंने आपको ये बताया था, आपका ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये निगेटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये आपका ओरिजिन होता है, तो ये पॉजिटिव ही आ रहा है, आएगा आपका F साइन थीटा 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसको ध्यान से देखो, अगर इस पूरे पॉइंट को इक्विलिब्रियम में रहना है तो आपको क्या समझ में आया कि एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं वो जीरो हो, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। दूसरा क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो। और तीसरा के इस पॉइंट के अबाउट रोटेट ना करे जब फोर्स लग रहे हैं, मोमेंट अबाउट ओ इक्वल टू जीरो। तो आपकी जो बॉडी है वो किस कंडीशन में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने एकदम बेसिक से आपको समझाया है। अगर कोई भी दिक्कत है आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको कंपोनेंट कैसे लेना है। कंपोनेंट के लिए आपको ज्योमेट्री अच्छे से आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में भी मैंने सिखाया था कि एंगल कैसे चेंज करते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाइए, मैथमेटिकल टूल का लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर्स मैंने दिए हुए हैं, वहां देखिए आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए कंपोनेंट कैसे देते हैं फोर्स का मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ये मान लेते हैं आपका रहा एफ वेक्टर, ये आपका हॉरिजॉन्टल से बना रहा है थीटा एंगल। अब अगर आपको इसका कंपोनेंट लेना है तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा, एक आएगा आपका वाई कंपोनेंट और एक आएगा एक्स कंपोनेंट। तो आपको पता है एक्स को हम क्या बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो ये होगा आपका हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा जब आप इसका लोगे, तो ये होता है आपका एफ कॉस थीटा, जहां से एंगल बना रहा है उधर कॉस दे देने का, एफ कॉस थीटा। और वाई को हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, जो वाई डायरेक्शन में जाता है परपेंडिकुलर वर्टिकल कंपोनेंट। इधर क्या आएगा आपका, जहां से एंगल नहीं बना रहा है उधर इसका साइन जाएगा, तो इसको बोलते हैं एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में फोर्स। इसको बोलते हैं वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स आया, एफ साइन थीटा। देखो ये भले बहुत बेसिक चीजें लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत लोगों को ये सब क्लियर नहीं रहते हैं और वो लोग क्वेश्चन रिजॉल्व कैसे करें उस सब में भूल जाते हैं। अब इसी का एक अलग केस लेते हैं, एंगल यहां से चेंज करके आप देखो कि क्या चेंजेज आता है। मान लेते हैं ये है एफ, सेम एंगल बना रहा है थीटा। अब मैं इसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करना चाहता हूं। आप देखो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, बहुत लोगों का डाउट रहता है कि मैं इधर से एंगल क्यों नहीं देता। देखो आप अगर ए एंगल थीटा है तो ए एंगल कितना होगा आपका, टोटल एंगल यहां से यहां 90 होता है तो एंगल होगा 90 माइनस थीटा। ये रहा आपका वाई। अब देखो वर्टिकल कंपोनेंट इसके लिए, सेकंड केस के लिए जो बी मैंने लिया है, इसके लिए वाई कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में क्या आएगा, मैं इस एक्सिस से रिजॉल्व कर रहा हूं। अब इस एक्सिस पे अपना आएगा कॉस, तो एफ वाई इक्वल टू क्या आएगा, एफ कॉस 90 माइनस थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है, एफ साइन थीटा। और एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन में आपका आएगा एफ एक्स इक्वल टू, एक्स डायरेक्शन में आएगा। अब यहां से एंगल नहीं बना रहा है तो मतलब इधर साइन आएगा, एफ साइन 90 माइनस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो आप देख सकते हो यहां भी देखो यहां भी देखो, दोनों में एक्स डायरेक्शन में कॉस थीटा है, वाई डायरेक्शन में साइन थीटा है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप एंगल किधर से ले रहे हो, बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना कि जहां से एंगल बना रहा है उस एक्सिस पे प्रोजेक्शन लो, उधर कॉस आएगा, और जहां से एंगल नहीं बना रहा है उधर साइन आएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, आपको उसका सलूशन जरूर दिया जाएगा। आइए एक क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मान लेते हैं ये एक ब्लॉक है जिसका वेट है 9 ग्राम, मान लेते हैं गोली है कोई, इस पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में एफ, इसकी वैल्यू दी हुई है 72 डाइन। आपको पता है ना डाइन फोर्स का यूनिट होता है 1 न्यूटन में 10 के पावर 5। और ये यहां से एंगल बना रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब आपसे इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन इन अ मास ऑफ 9 ग्राम व्हिच मूव्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो आपसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पूछ रहा है। अब हॉरिजॉन्टल में अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। देखो क्वेश्चन करते कैसे हो मैं आपको बता रहा हूं, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, ठीक। अब देखो मास तो कांस्टेंट रहने वाला है, ए एक्स में ले जाओ चाहे वाई में ले जाओ कोई चेंजेज नहीं आएगा। अब अगर कंपोनेंट में लेंगे तो चेंजेज क्या आएगा, एफ में अगर आएगा तो ए में भी आपका चेंजेस आएगा। तो देखो अब एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम ए एक्स। देखो अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी एक्स सी डायरेक्शन में आएगा, तो ए एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ एक्स बाई एम। अब देखो आपको इसमें क्या दिया है और क्या चाहिए, अपने को एम है 9 ग्राम, फोर्स अपने को दिया है एक एंगल पे, लेकिन हमको चाहिए एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में जब इसका कंपोनेंट लोगे कितना आएगा, देखो मैंने इतना सिखाया है अब तो आपको आइडिया आ गया होगा, 72 cos 60
और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। जब इसको सॉल्व करोगे 72 इंटू 1/2 ये निकल के आएगा 36। देखो एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है, यहाँ तो मैं टाइम लेके आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन ये सब आप इतना फास्ट करिए कि देखते ही आपको समझ में आ जाए। अच्छा ये है, इसकी वैल्यू 36 आएगी। इस डायरेक्शन में कितना आएगा वो आपके लिए होमवर्क है। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी 36 डाइन। ये सीजीएस यूनिट है और एम कितना निकल के आया है 9 ग्राम। अब दोनों सीजीएस यूनिट में है तो असलेशन भी आपका सीजीएस में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए एक्स इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 4 और इसका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस में असलेशन की यूनिट। देखो कितना इजीली हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका असलेशन निकाल लिया कि इसका असलेशन कितना आया, ए एक्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वाई डायरेक्शन में कितना आएगा ये आपके लिए होमवर्क है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि वाई डायरेक्शन में इसका असलेशन कितना आएगा। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देना, यहाँ फार्मूले में रखना, आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम में जितना बेसिक था वो मैंने कवर कर दिया है। अब इसका कुछ और एप्लीकेशंस हैं वो सब देखते हैं, बेसिक बेसिक टर्म जो आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मोमेंट, देखो बहुत लोग होता है उनको डाउट रहती है मोमेंट और टार्क में डिफरेंट क्या होता है, क्योंकि फार्मूला आप देखोगे दोनों में सेम आता है, लेकिन दोनों का बेसिक जो रूट एप्लीकेशन है वो दोनों में डिफरेंट है। तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अच्छे से समझिए। तो देखो मोमेंट होता क्या है, सबसे पहले डिफिनीशन आप समझिए, उसके बाद मैं एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। देखो जो टर्निंग है वो जो आपका किसी भी पॉइंट के अबाउट टर्निंग हो सकता है फोर्स का तो उसको हम बोलते हैं मोमेंट। सेकंड है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स टू द पाइवट आर पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट विल टर्न। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। देखो ये कह रहा है कि इसका फार्मूला क्या होगा, जो आपका मोमेंट होता है वो जहां पे आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पे वो पाइवट है या पॉइंट है, ये क्या होता है अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। इसके बाद इसका एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। मान लेते हैं अपना कोई रॉड है, यहाँ हिंज है। अब इस पे एक फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है एफ न्यूटन। यहां से जो ये पॉइंट फिक्स है इसको नाम दे देते हैं ओ। तो जहां से पॉइंट लग रहा है यहां से इसकी डिस्टेंस है आर। तो आप देखो ये जब यहाँ पे आप फोर्स लगाओगे तो इस पे क्या आएगा, इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा कि नहीं नीचे, इस पॉइंट के अबाउट ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। यहां से मैं दिखाता हूं ये कैसे बनेगा। जब इस पे फोर्स लगा तो ये कुछ ऐसे आएगा कि नहीं। देखो इस पॉइंट के अबाउट ये चेंज हो गया यहां से। हाँ ये सब आपका जब आप इंजीनियरिंग करोगे वहां स्लोप, डिफ्लेक्शन, बेंडिंग मोमेंट वो सब अलग अलग टॉपिक्स आते हैं जो एक बने बने चैप्टर बनते हैं, बट वो सब यहाँ आपका काम नहीं है। बस केवल आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो जब आप यहाँ फोर्स लगाए तो ओ के अबाउट कुछ इस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा कि नहीं। तो इसी को हम बोलते हैं कि ओ के अबाउट इसका मोमेंट इस फोर्स का। अब ये कितना आता है, इसका फार्मूला कैसे लिखोगे, m इक्वल टू फोर्स इंटू आपका जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। कहां से, जिस पॉइंट पे वो फिक्स है ओ से जहां पे फोर्स लग रहा है वहां पे आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट आप देखो इसका होगा एसआई यूनिट न्यूटन, फोर्स का होता है न्यूटन, आर का होता है मीटर, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर। अगर आपसे डायमेंशंस पूछे आप उसको भी निकाल सकते हो। फोर्स का आपको पता ही है, मीटर है उसमें एक एल और आ जाएगा, उसको आप खुद से निकाल के कमेंट करके बताइएगा। देखिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम्स आपको देने हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए जो बेसिक बेसिक चीजें हैं मैं इसलिए होमवर्क के लिए बोल रहा हूँ कि आप खुद से एटलीस्ट ट्राई करिए, अगर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करिए, आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ कि कैसे होता है। अब देखो मान लेते हैं
यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 20 न्यूटन। ये रहा आपका पॉइंट O। R इक्वल टू दिया है 3 मीटर्स। तो इसका मोमेंट O के अबाउट कितना आएगा? एकदम सिंपल सा, M इक्वल टू आपका आ जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस इसलिए परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, अभी अगला केस में दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। 20 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा? 60 न्यूटन मीटर। जब इसका मोमेंट आएगा, जब आप ये फोर्स लगाओगे तो इस पॉइंट का अबाउट देखो बेंड हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मोमेंट। इस पॉइंट का अबाउट बेंडिंग मोमेंट। ये मोमेंट और टार्क में भी आएगा, वहां आप देखना केस अलग होगा। यहाँ देखो ये पूरा बीम है, इसके अबाउट बेंड हो रहा है, न कि रोटेट हो रहा है। टार्क में आप देखोगे रोटेशन आता है। चलो इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं एक फोर्स है F इक्वल टू आपको चलो दिया है 20 न्यूटन। यहां से एंगल बना रहा है आपका 30 डिग्री। ये रहा O। R इक्वल टू सेम ले देते हैं 4 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ O के अबाउट कितना मोमेंट आएगा। मोमेंट अबाउट O। अब अभी देखो यहाँ फोर्स था तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर थी, तो इसका दो मेथड है, या तो आप फोर्स को परपेंडिकुलर करिए या आप डिस्टेंस को। तो ये देखो यहां से आप क्या करोगे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा लाइन ऑफ एक्शन के? देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये आएगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको मैं आगे इंक्रीज कर देता हूं यहां तक। अब देखो ये कंपोनेंट क्या आएगा, आप ध्यान से देखो। यहां आप चाहे फोर्स का देखोगे, चाहे फोर्स को कंपोनेंट दो, चाहे इसका, दोनों का सेम आने वाला है। अगर ये 30 डिग्री है, ये कितना डिग्री बनाएगा? आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए। तो मैं चलिए फोर्स को कंपोनेंट लेके करता हूं, क्योंकि अगर आप इसको नहीं कर पाओगे, देखो कितना आएगा, आएगा आपका आर साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू है 30। जब आप आर साइन 30 रखोगे तो आपको ये कंपोनेंट कितना आएगा? आर, एक मिनट इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये कंपोनेंट कितना आएगा आपका? ध्यान से देखो, आर। ये एंगल कितना आपका आएगा? ये भी एंगल आपका 30। देखो यहां से आप परपेंडिकुलर डालोगे, ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल 60 बनेगा। अगर ये 60 बना तो यहाँ भी कितना बनेगा? 60 बनेगा। यहाँ 60 बना, देखो ज्योमेट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ कितना बनेगा? 30 बनेगा। जब यहाँ 30 बना तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, इस एक्सिस पे और एक इसके परपेंडिकुलर। तो इधर कितना आएगा? आर साइन 30, और इधर आपका आएगा आर कॉस 30। तो हमको ये चाहिए नहीं, हमको इसके परपेंडिकुलर देख रहे हैं। तो जो मोमेंट अबाउट ओ आएगा एफ आर साइन 30। तो यहां से आप जब करोगे, फोर्स की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू आर की वैल्यू है 4 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये निकल के कितना आएगा आपका? 20 इंटू 4 80 न्यूटन मीटर। अब इसी को मैं एफ का कंपोनेंट लेके करता हूं। देखो दोनों मेथड आपको सिखा देता हूं, जो आपको इजी लगे उसको आप करिएगा। ए रहा एफ। एफ था आपका कितना? 20 न्यूटन। आर था आपका 4 मीटर। यहाँ पे फिक्स था या हिंज था। अब जब ये फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा? इसके अबाउट ये वापस जाने की, इस डायरेक्शन में इसको घुमाने की कोशिश करेगा। तो आप इसका देखो दो कंपोनेंट होगा। जो फोर्स है, वहां मैंने डिस्टेंस का कंपोनेंट दिया, यहाँ आप फोर्स का दे दीजिए। एंगल कितना था? 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। यहाँ आप फोर्स का कंपोनेंट दे दीजिए। तो जब फोर्स का कंपोनेंट दोगे, ये कंपोनेंट कितना आएगा? एफ साइन 30, और एक कंपोनेंट कितना आएगा? एफ कॉस 30। तो अपने को ये तो आपका कोई इफेक्ट हो, या आपका एक्सियल लोडिंग है वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट इनटू डिस्टेंस। अब ये कैसा केस हो गया? आपका एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है एफ साइन 30, और ये डिस्टेंस है 4। अब तो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब आप इसके अबाउट अगर मोमेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे? एफ साइन 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4
एफ की वैल्यू है 20, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 इंटू 4। सॉरी, यहाँ मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है क्या, 80 नहीं आएगा, ये 10 इंटू 4 ये निकल के आएगा आपका 40 न्यूटन मीटर। यहाँ आप करेक्शन कर देना, ये आपका आएगा 40 न्यूटन मीटर। यहाँ देखो जब इसको सॉल्व करोगे ये निकल के आएगा 40 न्यूटन मीटर। तो आपने देखा, चाहे आप फोर्स का कंपोनेंट दो चाहे डिस्टेंस का जो आ रहा था उसका कंपोनेंट दो, दोनों में सेम आंसर आ रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपकी ज्योमेट्री कितनी अच्छी है, आप किसको इजीली अप्लाई कर सकते हो, उसी का यूज करिएगा, जिससे क्वेश्चन कम समय में जल्दी से जल्दी आपका सॉल्व हो जाए। ये चीजें डेवलप कैसे होंगी, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया। देखो इसमें यार एक डायरेक्शन की बात होती है, तो डायरेक्शन कुछ नहीं होता, आप किसी को भी मानो है ये आपका एक्सिस, अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो जो इसके अपोजिट आएगा इसको निगेटिव ले लेना है, आपके ऊपर है, आप कुछ भी ले सकते हो, बहुत बुक में रटवाते हैं, बट मेरा मानना है आप रटिए मत। क्वेश्चन में एक साइन आप फॉलो कर रहे हो, पूरे क्वेश्चन के दौरान उसी को फॉलो करिए। अगर आप इसको निगेटिव ले रहे हो तो आप इसको पॉजिटिव ले लो, कोई भी दो आंसर सेम आने वाला है। साइन कन्वेंशन आपके ऊपर है, एक कोई भी रटने की चीज नहीं है। अगर आप एक डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हो तो उसके अपोजिट निगेटिव ले दीजिएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मोमेंट क्या होता है। अब आइए अगला समझते हैं टार्क क्या होता है। तो सबसे पहले इसको रीड करते हैं डिफिनीशन। टार्क इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस। ध्यान से देखो, एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, वहां एक पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर रहा था, जिस पॉइंट पे फिक्स था। आपने देखा होगा अगर ये इस पॉइंट पे फिक्स है तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा था, लेकिन टार्क में आपका उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो ये कैसे करेगा, सबसे पहले इसको डायग्राम से देखते हैं। मान लेते हैं अपना कोई एक शाफ्ट है, इसकी रेडियस है आपकी आर, ठीक। इसका मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू भी बना देता हूं, कुछ ए इस तरीके से है। एक मिनट, डायग्राम ठीक से नहीं आ रहा है। कुछ उसका इस तरह देखो, ये सर्कुलर है, आप मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं तो आप समझ लेना। तो सिचुएशन इस पे क्या हो रही है, अब देखो ये हो रहा है तो जब इसका ये एक्सिस है, अब आप देखे होंगे शाफ्ट, शाफ्ट क्या होता है, एक एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट होते रहता है, तो एक एक्सिस के अबाउट ही रोटेट हो रहा है, वही कंडीशन है। तो इस पे एक फोर्स इस एंड पे इसको क्या लगेगा कि एफ लगेगा, जो घुमाएगा नीचे सेम आएगा एफ। तो आप इस व्यू में देखिए, यहाँ पे एक लग रहा है आपका एफ, यहां लग रहा है एफ, इसकी डिस्टेंस यहां से यहां है आर, रेडियस जो तो ये इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, ये इसकी एक्सिस है, इसके अबाउट ये क्या करेगा, रोटेशन करेगा। तो टार्क वही होता है, वो आपका एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, टार्क इक्वल टू आर इंटू फोर्स, जो आपका फोर्स लग रहा है इसको रोटेट कराने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बता रहा हूं। रिंच से नट हर किसी ने कसा होगा, जब नट पे आप रिंच से कसते हो तो हाथ से क्या लगाते हो, फोर्स, और जो नट का डायमीटर है वो उसमें उसको घुमाते हो तो आपका हाथ उस पे क्या लगाता है, एक टार्क लगाता है। क्यों, क्योंकि वो एक एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। और मानो एक रॉड है, आप उसको ऐसे मार रहे हो हथौड़े से, तो ये इस पॉइंट के अबाउट दबता है, तो उसको मोमेंट बोलते हैं। बेसिक सा डिफिनेशन है। मोमेंट में एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है और टार्क में एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट इसका भी होगा न्यूटन मीटर। सब कुछ सेम रहने वाला है, बस इसका ये कॉन्सेप्ट अलग है, एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। जब इसको लगाएंगे कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा, शाफ्ट को हर किसी ने देखा होगा घूमते हुए, एक ही एक्सिस पे घूमते रहता है। आई होप आपको ये बेसिक सा डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा
कि टार्क क्या होता है, मोमेंट क्या होता है। मैंने इस पे इसलिए इतना टाइम दिया क्योंकि ये बेसिक्स चीज़ें हैं, लेकिन लोग बताते नहीं और स्टूडेंट को हमेशा डाउट रहता है कि टार्क और मोमेंट का फार्मूला सेम होता है, बट वो दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। यहाँ देखो पॉइंट ऑफ रोटेशन से जहां फोर्स लग रहा है उसके जिस डायमीटर पे, जिस रेडियस पे वो डिस्टेंस है, वहां जिस पॉइंट पे हिंज है वहां से फोर्स की डिस्टेंस है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक इक्विलिब्रियम का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको करते हैं, फिर आगे हम न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन शुरू करेंगे। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। मान लेते हैं ये अपना एक्सिस है, इधर फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन, यहाँ एक एंगल पे फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन। ये एंगल आपका बना रहा है कितना, 60 डिग्री। यहाँ पे आपका एक है F1, F1 एक यहाँ फोर्स लग रहा है, इसको मैं एक्सटेंड करता हूं, इधर आपका लग रहा है F2। फोर्स एक वेक्टर होता है, इससे मैं बार बार वेक्टर नहीं लिख रहा हूं, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी आपको समझ में आती है। यहां से एंगल बना रहा है 30 डिग्री। देखो दो फोर्स नोन है, एक 8 न्यूटन एक 4 न्यूटन। यहाँ F1 और F2 अननोन है, तो आपसे बोल रहा है कि इफ एक ऑब्जेक्ट है O, ठीक है, यहां मान लेते हैं एक पॉइंट है, जो भी ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज इक्विलिब्रियम, तो आपको F1 और F2 की वैल्यू बतानी है। आई होप मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, आप इसको खुद से ट्राई करिए, आप F1 और F2 की वैल्यू निकालिए, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूं, आप देखिए आंसर सही आता है कि नहीं। आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपका आंसर सही आया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सही आया है तो आइए मैं उसको सॉल्व करता हूं और प्रोसेस को आप देखिए कहाँ मिस्टेक्स हुई, उसको एनालिसिस करिए। देखो मैंने आपको फोर्स का रिजॉल्विंग ये सब बताया ही हुआ है। डायरेक्ट सॉल्यूशंस की पार्ट की तरफ चलते हैं और एक साथ इसका लेने की कोशिश करते हैं। तो आप ध्यान से देखो, जो आपका एक्सिस है, ए एक्सिस, इसके इधर जो फोर्स है उसको हम ऐसे, अगर आपको ना समझ में आए बना देना, है आपका प्लस ए नेगेटिव। जो आपका ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आएगा वो नेगेटिव कंपोनेंट लेंगे, नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, और जो पॉजिटिव या राइट साइड में आएगा उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। डायरेक्शन का आप याद रखना, डायरेक्शन चेंज हुआ तो सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब देखो अगर आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो क्या क्या कंडीशन होगा, ऑब्जेक्ट इज इक्विलिब्रियम, मैंने इक्विलिब्रियम का आपको अभी बताया था। तो इस पे देखो कितने फोर्स लग रहे हैं। अगर ये देखो एक एंगल पे है तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक एक्स में आएगा एक वाई में आएगा, तो दोनों डायरेक्शन में इसके जो नेट फोर्स है वो जीरो होने चाहिए। एक्स डायरेक्शन में भी जीरो हो और वाई डायरेक्शन में भी जीरो हो, तो ये फिक्स पॉइंट है, मोमेंट तो आपका जीरो ही हो जाएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेन आपका एक्स और वाई इसी डायरेक्शन में अपने पास दो इक्वेशन बनेगी और अपने पास दो अननोन है F1 और F2, तो दो इक्वेशन दो अननोन हम इजीली सॉल्व कर देंगे कि क्या अपना आंसर आएगा। तो आइए सबसे पहले लगाते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। अब देखो आप एक्स डायरेक्शन में, सबका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट दो, इसका एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा ये तो एक्स डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव आएगा, इसका एक्स में लोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब इसका एक्स डायरेक्शन में लोगे ये क्या आएगा, F2 साइन F2, अगर हम इस एंगल पे लेंगे तो आएगा F2 cos 30, और इधर लेंगे तो ये क्या आएगा F2 sin 30। इसी तरह इसका 4 cos 60 और 4 sin 30। अब आप देखो एक ही डायरेक्शन में ये सब आ गए हैं, 4 sin 30 और ये 4 cos 30। यहां मैं आपको एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको चीजें दिखने लगे। वाई डायरेक्शन में आपका क्या क्या लग रहा है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में
देखो ये क्वेश्चन पहला है, आपको आसान करने के लिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन को करोगे कैसे? एक फोर्स तो लग रहा है आपका F1 और दूसरा क्या लग रहा है आपका, जब इसका कंपोनेंट लिए तो ये आया 4 sin 30, दूसरा इधर लग रहा है 4 sin 30। एक्स डायरेक्शन में क्या लग रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इधर एक फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन, एक है आपका 8 न्यूटन और एक है आपका, मैं कलर चेंज करता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, एक इसका है 4 cos 30। ये आपका निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। देखो क्वेश्चन को करोगे कैसे, ये बेसिक सा फाउंडेशन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप जितना प्रैक्टिस करोगे बिना कुछ किए फटाफट करते जाओगे। मैं देखो एक लाइन में इसलिए ला रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि चीजें हो क्या रही हैं। मैं तो चाहूं तो इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं। अब जब आप F2 का आप रिजॉल्व करोगे तो देखो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, F2 sin 30 और इधर क्या आएगा आपका F2 cos 30। इधर क्या है माइनस, ये भी आपका क्या है माइनस। अब ध्यान से देखो, एक ही लाइन में सबको रिजॉल्व करके मैंने लिख लिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप स्टार्टिंग में भी सीख रहे हो तो एक एक्सिस पे सबको ला दो। अब आप लगाओ समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। अब एक्स डायरेक्शन में लिखो आपके पास क्या क्या आया है। सबसे पहले एक तो है 8, उसी डायरेक्शन में आपका क्या है 4 cos 30 और एक्स लाइन पे क्या आ रहा है F2 cos 30, लेकिन इसका साइन देखो अपोजिट है, इस साइन डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है F2 cos 30। एक्स डायरेक्शन में और कोई फोर्स है? कोई नहीं है, इक्वल टू 0। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्स आ रहे थे उन सबको यहाँ लिख दिया है। अब देखो यहाँ आपका क्या अननोन है, केवल F2 अननोन है। cos 30 की वैल्यू पता है, इन सब की वैल्यू पता, हम इसको सॉल्व करके इजीली निकाल देंगे। 8 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या आएगी, cos 30 आपका, सॉरी ये आपका क्या है 4, एक मिनट, ये एंगल 60 है ना, यहाँ एक मिस्टेक हुई है, 4 cos 60 एंगल है, इसको चेंज कर देता हूँ 4 cos 60 एंड 4 sin 60। सॉरी, यहाँ एंगल 60 डिग्री था, यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये भी 60 डिग्री आएगा, इसको आप सही कर देना। अब देखो इसको मैं फिर से लिखता हूँ, इसको आप चेंज कर देना, बस एक एंगल का वो हो गया था, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है। 8 प्लस 4 cos 60 माइनस F2 cos 30। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या निकल के आएगा, केवल F2 अननोन है, आ जाएगा 8 प्लस 4 cos 60 की वैल्यू क्या आएगी, cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस F2 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्री के टेबल नहीं याद है, आप प्लीज जाइए, ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर्स हैं, उसको पूरा देख लीजिए। नहीं देखोगे तो आपको पूरे फिजिक्स में प्रॉब्लम्स होने वाली हैं और आपको पता है कि बिना ट्रिग्नोमेट्री के फिजिक्स होने वाला नहीं है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो F2 की वैल्यू निकल के आएगी 20√3 न्यूटन। तो देखो अपने से F1 और F2 पूछा था, हम लोगों ने एक को इजीली निकाल लिया है। दूसरा लगाते हैं समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। अब जब आप एफ वाई 0 करोगे, अब वाई डायरेक्शन में आपको लिखना है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो वाई डायरेक्शन में आपका क्या है, एक है F1, दूसरा उसी डायरेक्शन में 4 sin 60। अब ये देखो F2 sin 30 ये आपका निगेटिव में है, माइनस F2 sin 30 इक्वल टू 0। देखो कुछ नहीं किया, बस वाई डायरेक्शन में जो फोर्स थे सबको हमने लिख दिया है। अब आप ध्यान से देखो यहाँ कितने अननोन है, F1 अननोन है, F2 अननोन है, लेकिन हमने F2 की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ निकाली हुई है, तो F2 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ये आएगा F1 प्लस
4 साइन 60 की वैल्यू √3/2 माइनस F2 डिवाइडेड बाई √2 सॉरी 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ आपको F2 की वैल्यू पता है, F2 को आप यहाँ पुट करिए, F1 प्लस F1 केवल F1 चाहिए, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। F1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, F2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2√3। F2 की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 20√3। F1 इक्वल टू 20√3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2√3। जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से 10 आ जाएगा। एक मिनट, मिस्टेक्स क्यों इतनी, ये आएगा आपका 2√3 है। जब आप यहाँ से F1 निकालोगे, F1 इक्वल टू 10 बाई √3 माइनस 2√3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो F1 की वैल्यू निकल के आएगी 4√3 न्यूटन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप मैच कराइए, आपका आंसर सही था कि नहीं। अगर आंसर सही था, बहुत ही अच्छी बात, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। देखो, मैं क्वेश्चन में इतना टाइम लेके इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। एक बार ये सब क्लियर हो गया तो आगे का आप एकदम इजीली कर लोगे। कुछ नहीं किया, बस आप इक्विलिब्रियम जैसे ही बोले, आप एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्स को रिजॉल्व करिए। इसके बाद उनका एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में जीरो रखिए, जो अननोन होगा वो निकल आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। आइए अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो, अभी फर्स्ट लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। एक बार जो थ्योरी और कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है वो सब कवर होती जाए। क्वेश्चन इस पे इतना ज्यादा आपको कराऊंगा कि आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप एग्जाम में इजीली कर लोगे। चलिए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता क्या है, पहले उसको समझते हैं, फिर इसके एप्लीकेशन से सब देखेंगे। तो देखो, कह क्या रहा है कि द acceleration ऑफ अ पार्टिकल एज मेजर्ड फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम, देखो ध्यान रखना, इनर्शियल फ्रेम is given by the vector sum of all the forces acting on the particle divided by its mass। देखो, ये न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, ये कह रहा है कि किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अगर वो इनर्शियल फ्रेम में है तो जो उसका टोटल वेक्टर सम है उसको हम उसके मास से डिवाइड करें तो हमें उसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यही न्यूटन का सेकेंड लॉ है। आपसे बहुत बार इंटरव्यू में पूछेगा कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या मिलता है, तो इसके सेकेंड लॉ से आपको एक्सेलरेशन मिलता है। फर्स्ट लॉ से लॉ ऑफ इनर्शिया आता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डिफिनीशन। आइए इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। और देखो, मान लेता हूँ ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। ये आपका एक इनर्शियल फ्रेम में है। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना बहुत ही जरूरी है। अगर ये चेंज हुआ तो सारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि जैसे ही फ्रेम चेंज होता था आंसर चेंज हो जाते थे। मान लेते हैं इस पे एक फोर्स लग रहा है F1, एक फोर्स लग रहा है F2, इधर लग रहा है F3, इधर लग रहा है F4। तो जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है ये बोलता है कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इनर्शियल फ्रेम में रखा हुआ है और उस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं तो उन, अब देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पे फोर्स लग रहा है तो इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, उसी को निकालता है। तो F इक्वल टू आपका क्या होता था, न्यूटन के फर्स्ट लॉ F इक्वल टू ma होता था। यहाँ ये बोल रहा है जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो जो टोटल फोर्स है समेशन ऑफ F नेट, जो टोटल नेट फोर्स आया डिवाइडेड बाय इसका मास, तो वही इसका एक्सेलरेशन देगा। इस पार्टिकल का आप F जब निकालोगे किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव या निगेटिव, वो इजीली आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन, जब फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी आपका वेक्टर। ये मैंने आपको वहाँ वेक्टर में और स्केलर में अच्छे से समझाया हुआ है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होती है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ यही है, इससे हम किसी भी पार्टिकल पे अगर फोर्स लग रहा है वो किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है उसको निकालते हैं। उसको निकालने का फार्मूला यही होता है, ए वेक्टर इक्वल टू एफ नेट, जो टोटल लग रहे हैं, डिवाइडेड बाय एम।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी इस पे हम फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे। अब इसका एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। इसी के एप्लीकेशन पे मोमेंटम आया, इम्पल्स आया, ये सब के अलग अलग कॉन्सेप्ट आए। आइए एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मोमेंटम। देखो मोमेंटम होता क्या है, इसको समझते हैं। आपने देखा होगा कि आप बोलते हो ना कि कोई पार्टिकल है, मानो 10 केजी का है, वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है। अब वो एक जाके एक ट्रेन से टकरा जाता है, तो अचानक से जो पार्टिकल टकराए वो किस स्पीड से दूर जाता है, वो सब आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वो सब मोमेंटम के अंदर ही आते हैं। न्यूटन के सेकेंड लॉ के मोशन से आप देखो, अगर कोई कार है वो ट्रेन से टकराती है, ट्रेन का मास इतना ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है, तो मतलब वो उसका मोमेंटम भी ज्यादा है। अब कार की वेलोसिटी तो ज्यादा है लेकिन मास कम है, जिसके कारण उसकी मोमेंटम कम होती है। और जब आप ट्रेन और कार टकराती है तो देखे ही होंगे क्या होता है। तो जिसका मोमेंटम ज्यादा है वो दूसरे को इंपैक्ट करेगा ही। तो आइए इसके फार्मूले, इसके लॉ क्या क्या हैं वो सब हम समझते हैं। उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिटेल में। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। अब मान लेते हैं अपना एक बॉडी है जिसका मास है m। अब ये v वेलोसिटी से, देखो यहाँ इसमें v वेलोसिटी से जा रहा है, तो मोमेंटम आपका होता क्या है कि जो इसका मास और ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम मोमेंटम बोलते हैं। तो जो आपका मोमेंटम होता है, इसको लिखते कैसे हैं, मोमेंटम को p से लिखते हैं। तो मोमेंटम इक्वल टू मोमेंटम, मोमेंटम क्या आएगा आपका, मोमेंटम इससे ही क्लियर है, मास इंटू वेलोसिटी। इसका मास क्या है आप देख सकते हैं, मास है m इंटू वेलोसिटी है v वेक्टर। तो p इक्वल टू आपका क्या आता है, p इक्वल टू m इंटू v वेक्टर। इसी को हम बोलते हैं मोमेंटम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का आपसे पूछे कि इसका मोमेंटम कितना है, देखो अगर कोई चलती हुई ट्रेन है वो किसी से टकराती है तो वहां उसका मास वेलोसिटी का हम प्रोडक्ट को कंसीडर करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप फ्लोर पे कूदते हो तो आपको ज्यादा चोट लगती है, लेकिन अगर वही फ्लोर पे आप गद्दे बिछा के कूदो तो आपको कम चोट लगती है। वो सब कैसे है, वो सब न्यूटन का सेकंड लॉ का ही है। जो उसको रेस्ट में ला रहा है उसका रिटार्डेशन बहुत ही ज्यादा होता है और टाइम कम होता है, जिसके कारण आपको चोट लगती है। और जब आप गद्दा या कुछ ऐसी चीजें बिछा के सोते कूदते हैं तो देखो धीरे धीरे टाइम आपको मिल जाता है, जिसके कारण मोमेंटम कम हो जाता है। दूसरा एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर कोई गोली है, अगर आप गोली को किसी कांच में फायर करो तो वो एक होल हो जाता है, पूरा कांच नहीं टूटता है। लेकिन आप किसी पत्थर से कांच में मारो तो पूरा का पूरा कांच ही टूट जाता है। क्यों होता है कि जो आपके कांच के पार्टिकल्स हैं वो तो रेस्ट में रहेंगे, लेकिन जैसे ही बुलेट पास करेगी इतना कम टाइम रहेगा कि दूसरे पार्टिकल जो कांच के हैं वो मोशन में आ ही नहीं पाएंगे, जिसके कारण जो उसके जितना कांटेक्ट में आएगा उसी में होल होता है। और जबकि पत्थर है वो जब टकराएगा, टूटने का टाइम और जब टकराए तो टाइम ज्यादा मिल जाता है, जिसके कारण कांच के सारे पार्टिकल मोशन में आ जाते हैं और वो टूट जाता है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको दिखाया। अब आइए इसके यूनिट देख लो क्या होता है। इसका यूनिट यूनिट क्या होगा, ये मास है, मास का होता है केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अगर इसका डायमेंशंस पूछे, देखो ये सब बहुत बार नीट के एमसीक्यू में आए हुए हैं। आप स्टेट के जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें भी देखोगे ये सब टाइप के पूछ लिए जाते हैं, यूनिट और डायमेंशन। तो एम एल टी माइनस वन, ये आपका आएगा इसका डायमेंशंस। P इक्वल टू अगर मैग्नीट्यूड में लिखें एम भी ऐसे लिखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए एक ग्राफ में कैसे आता है P, जो आपका मोमेंट है P इक्वल टू एम भी। ये देखो P आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m है। P क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v है। और यहाँ एम भी में देखो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m है। तो अपने कितने ग्राफ बनेंगे, P और M में क्या इंपैक्ट आएगा, P और V से कैसा होता है, V और M में कैसा आएगा, ये सब का हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम
मोमेंटम और मास का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप ध्यान से देखो, हम वाई एक्सिस पे मोमेंटम रखते हैं और इधर हम सबसे पहले पी एंड भी का लेते हैं, वेलोसिटी का। अब आप ध्यान से देखो, P इक्वल टू क्या आएगा अगर हम मास को हटा के को माने के भी, तो जैसे जैसे एक के आपका कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो आपका मूवमेंट क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। दोनों में कैसा रिलेशन है, लीनियर है, मैंने ग्राफ में आपको समझाया था। तो ये कैसा ग्राफ आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये जो होगा आपका मास यहाँ क्या है, m इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका मोमेंटम बन रहा है, वेलोसिटी बन रही है, वैसे वैसे मोमेंटम भी इंक्रीज हो रहा है। आइए सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस लेते हैं आपका P वर्सेस M का। अब अगर मास ज्यादा हुआ, जैसे आप देखें कि अगर एक हाथी आपको टक्कर मारे, आप कितना दूर जाके गिरोगे, और अगर एक चींटी टक्कर मारे तो आप कितना दूर जाके गिरोगे। कोई इंपैक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर चींटी से आप टकराओगे। अगर वही हाथी आपको मारेगी, आप कितना दूर जाके गिरोगे। तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है, उसका मास ज्यादा है तो उसने ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर की, और चींटी का मास कम है तो उसने कम मोमेंटम ट्रांसफर की। तो P और M का बनाते हैं। अब देखो, जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका P भी इंक्रीज होगा। यहाँ आपका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये दो केस हुए मास और वेलोसिटी का। तीसरा हम लेते हैं मास और वेलोसिटी में कैसा रिलेशन आएगा। अब देखो, आप जैसे ध्यान से देखो, मास और वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो m इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के। तो अगर एक इंक्रीज होगा तो एक डिक्रीज होगा। और एक कैसा केस आ रहा है, एक केस आ रहा है आपका हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का केस लेते हैं। मैंने ग्राफ में आपको समझाया था, आप देखोगे ये आपका किसके वर्सेस है, v वेक्टर इक्वल टू m वेक्टर। एक ऐसा केस आया यहाँ आपका p इक्वल टू कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट है, और एक कर्व कैसा है आपका, हाइपरबोला। वहां आप देखे होंगे स्ट्रेट लाइन थी। ये सब एग्जाम में आए हुए हैं कि इसके बीच कर्व कैसा आएगा। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मास और वेलोसिटी के बीच कैसा कर्व होगा। आपको चार ऑप्शन देगा, रेक्टेंगल, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल। तो आपको अगर पता ही नहीं है तो आप कैसे उसको टिक करोगे, उसके लिए ये सब आना जरूरी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। अब देखो, इसके कुछ और एप्लीकेशन है, उसको हम देखते हैं, डिफरेंशिएट करके कि क्या रिजल्ट निकलता है टाइम के साथ। P इक्वल टू एम वी वेक्टर। अब इसको मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट करता हूं। मैंने डिफरेंशिएशन करना आपको सिखाया है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे, dp बाई dt इक्वल टू, अब देखो यहाँ आपको एक को कांस्टेंट रखते हैं, हम मास को कांस्टेंट रख के करेंगे, एम भी वेक्टर। अब अगर हम यहाँ मास, अब देखो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है एम, वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, उसके हम वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं एम डी भी वेक्टर बाई डी टी। अब डी भी वेक्टर बाई डी टी क्या होता है, आप एक्सेलरेशन होता है। तो डी पी वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू आपका क्या आएगा, एम ए। और आपको पता है एम ए क्या होता है आपका, एफ फोर्स। तो यहां आपने देखा कि फोर्स का मोमेंटम में डायरेक्टली एक रिलेशन आ गया है। कैसा डिपेंड कर रहा है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीपी बाई डी टी। यहां से आपको एक रिलेशन पता चल गया। एक नया टर्म आया है कि अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये आपका आता है फोर्स। अभी यही आगे चल के इम्पल्स बनेगा, यहाँ हम एफ इंटू टी कर देंगे तो जो चेंज इन मोमेंटम आएगा, वो इम्पल्स आएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कवर करेंगे जो अगला आएगा। तो यहीं से इम्पैक्ट का इम्पैक्ट आता है यहाँ से। तो जब हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे
तो एफ इक्वल टू आएगा आपका, एफ इक्वल टू आएगा के, एक कांस्टेंट है, एम ए वेक्टर। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी केवल हम मोमेंटम और जो पढ़े हैं उस पर कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं। केवल आप अभी इतना ध्यान रखो कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कभी आपको क्या होगा ना, क्वेश्चन में p इक्वल टू कुछ इक्वेशन दे देगा, मानो 5t² प्लस 6t, और आपसे पूछेगा फोर्स निकालो। तो फोर्स के लिए आप क्या करोगे, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी कर देना, यहां से आपको फोर्स निकल आएगा। अभी इतना ही याद रखिए। इम्पल्स टॉपिक में इसका पूरा डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे। आइए अब देखो, अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहे, अगर आपको फोर्स, देखो ऐसा तो है नहीं कि आपको एक ही लाइन में देगा, जो आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसमें किसी न किसी एंगल पे देगा, तो उसका हम कंपोनेंट लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका जो फोर्स दिया हुआ है वो दिया है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। यहाँ ये सब वेक्टर हैं। इसी तरह आपका जो मोमेंटम आएगा सेम, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। इसी तरह आपका असलरेशन जो आएगा, असलरेशन इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब यहां से जब भी आपको एफ एक्स पूछे तो एफ एक्स इक्वल टू आप क्या होगा, एम इंटू ए एक्स, कोई पार्टिकल है, इसको आप अगर निकालोगे डी पी एक्स बाई डी टी। इसी तरह अगर आपसे एफ वाई पूछे, एफ वाई क्या होगा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, एम ए वाई डी पी वाई बाई डी टी। इसी तरह अगर जेड डायरेक्शन में पूछे फोर्स कितना लग रहा है, एम ए जेड इक्वल टू डी पी जेड डिवाइडेड बाई डी टी। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि फोर्स इन तीनों में आपको कंपोनेंट के फॉर्म में दे देगा और कुछ भी अननोन करके आपसे पूछेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है, सीधा सा एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट लगाना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो अभी हमने सीखा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मेटल वेटिंग 2 kg रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन। देखो ये कह रहा है कि कोई एक ब्लॉक है जिसका वेट है 2 kg, वो एक फ्रिक्शनलेस प्लेन पे है। इट इज स्टक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड and at a speed of 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। देखो ये कुछ केस कैसा है कि एक ब्लॉक है आपका 2 kg का, ठीक है, ये आपका एक फ्रिक्शनलेस प्लेन पे रखा है। अब ये क्या बोल रहा है कि ये एक जेट में फंस जाता है। जेट कुछ इस तरीके से निकलती है नोजल से, जो भी आपने देखा होगा कि ऐसे पाइप लेते हो ना, तो उससे फवारा आता है और उस पर कुछ छोटा सा रखो तो उस पर टिका रहता है अगर स्पीड पानी की रहेगी। तो ये बोल रहा है कि जो यहाँ से जेट आ रही है वो 1 kg पर सेकेंड से आ रही है, और इसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी, वो है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। वो इसके बीच में फंस गया है। आपसे पूछ रहा है कि जो इनिशियल एक्सेलरेशन ब्लॉक का है वो किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, वही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए इस क्वेश्चन को मैं खुद से करता हूं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, जाके सारे कॉन्सेप्ट को देखिए, फिर आके देखिए, आपसे क्वेश्चन इजीली बनने लगेंगे। तो ठीक है, अब देखो आपको एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन के लिए यहाँ आपको दिया क्या है, एक तो मास दिया है 2 kg, दूसरा आपको वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। सॉरी यहाँ स्पीड दिया है, तो ठीक है, कोई नहीं, मैग्नीट्यूड हटा देते हैं। इसके बाद आपको क्या दिया है, आप देखो एक केजी पर सेकेंड है, मतलब m बाई टी, m बाई टी आपको दिया है 1 kg पर सेकेंड। अब आपको एक्सेलरेशन चाहिए, वो कैसे निकलेगा, हमारे पास कोई तो है नहीं, तो चलिए हम F इक्वल टू डी पी बाई डी टी उसको लगा के देखते हैं। F इक्वल टू डी पी बाई डी टी,
और P इक्वल टू क्या होता है आपका डी डी टी। P इक्वल टू होगा आपका एम भी। अभी हमने देखा कि मोमेंटम, अब देखो जो इसका मोमेंटम आएगा, मोमेंटम तो कांस्टेंट रहने वाला है, उसी को हम रख के यहाँ करते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, मास फ्लो रेट तो कांस्टेंट। चलिए अब देखो यहाँ ध्यान से, ए वेलोसिटी जो है फिक्स है, तो हम मास के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं भी, क्योंकि वो हमको दिया हुआ है, हमको ऐसा। अब आप ध्यान से देखो, एफ इक्वल टू भी डी एम बाई डी टी, तो आपको v भी दिया है और dm बाई dt भी दिया है। अगर हमको f पता चल गया और m दिया हुआ है तो हम असल रिलेशन इजीली निकाल लेंगे। बस हमको ये रिलेशन चाहिए था जिसको हमने यहाँ डेवलप कर लिया है। तो आइए यहाँ इसकी वैल्यू रखते हैं। f इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड और dm बाई dt कितना है आपका 1 kg पर सेकेंड। अब ध्यान से देखिए, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, ये आया आपका 5 न्यूटन। अब जैसे ही एफ मिला हमको, तो एम तो पता ही है 2 kg, तो यहां से न्यूटन के फर्स्ट लॉ से क्या होगा, एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू आएगा आपका एफ बाई एम, यहां से जब निकालेंगे 5/2 आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कुछ नहीं था, सबसे पहले हमने देखा कि मोमेंटम है, तो हमने मोमेंटम का फार्मूला लगाया F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। हमें अगर किसी तरह फोर्स मिल जाता तो हमारे पास मास है, तो हम मास से असेलरेशन इजीली निकाल सकते थे। अब हमें ये दिया हुआ था, ये कैसे आ सकता है, मोमेंटम से आ सकता है, तो मैंने मोमेंटम का यहाँ फार्मूला लगाया। देखो क्वेश्चन माइंड में स्ट्राइक कैसे करेंगे, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। क्या चाहिए वो किस किस फार्मूले से आएगा वो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ F इक्वल टू एम ए लगाया, आपका सीधा सा आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है एक पार्टिकल है जो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया है a t के पावर 4 माइनस b t क्यूब प्लस सी टी। अब ये बोल रहा है कि एक ए आपका एक बॉडी है जिसका मास है m, ए आपका प्लस एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और इसका किसी भी पोजीशन पे दिया हुआ है टाइम के साथ कैसे बदल रही है। अब आपसे, जहां ये ए बी और सी आपके कांस्टेंट है, अब आपसे पूछ रहा है कि जो फोर्स है व्हाट इज फोर्स एक्टिंग एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो आपसे पूछ रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो x डायरेक्शन में कोई भी एक कोऑर्डिनेट इस दिया है a t की पावर 4 माइनस बी टी क्यूब प्लस सी टी, जहां ए बी सी आपका कांस्टेंट है। आपसे पूछ रहा है कि जो इसका फोर्स एक्ट करेगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो क्या होगा। देखो आपको m दिया है, f इक्वल टू क्या होता है एम ए, एफ तो पता ही है, अगर किसी तरह ए हमको मिल जाए तो हम इसको इजीली निकाल लेंगे कि नहीं कितना फोर्स लग रहा है। तो कुछ नहीं, हमने काइनेमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर हमें किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहे तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्स का हम क्या करेंगे, आपका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और डी एक्स बाई डी टी क्या आता है, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी पूछा होता तो निकाल देते। अब देखो इसका ये इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करोगे 4a टी क्यूब माइनस 3b टी स्क्वायर प्लस सी। देखो मैंने डिफरेंशिएशन कैसे किया, कुछ नहीं किया है, डी डी एक्स एक्स के पावर n, इसका क्या होता था n एक्स के पावर n माइनस 1। देखो मैंने काइनेमेटिक्स में इस पे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, मैथमेटिकल टूल में भी आपको डिफरेंशिएशन सिखाया हुआ है, एक बार जाके आप वहां देख लीजिए, आपको बेसिक सारा समझ में आ जाएगा। एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप एक एक स्टेप कर पाओ, इसलिए आपको जल्दी जल्दी करने की हैबिट डालनी होगी। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर आप इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो डी टू एक्स बाई डी टी टू
इक्वल टू डी वी। वेलोसिटी अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आता है, एक्सेलरेशन। अब इस टर्म का करिए 4a क्यूब, तो यहाँ देखो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है, तो ये आएगा 4 इंटू 3 12a टी स्क्वायर माइनस 6bt, और c कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, f किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो m इंटू ए, f इक्वल टू m आपका दिया हुआ है। एक्सेलरेशन हमने अभी निकाला, कितना आया था, 12a टी स्क्वायर माइनस 6bt, तो कितना इजीली हमने निकाल लिया। एग्जाम में कुछ नहीं होता, एकदम बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, और स्टूडेंट को बेसिक से नहीं क्लियर रहता, जिसके कारण एग्जाम में उनसे क्वेश्चन नहीं हो पाते। देखो ये कितना इजी है, मैंने यहाँ कुछ नहीं, ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। डिफरेंशिएशन कैसे होता है, अगर कोई पोजीशन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, इसके बाद फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आता है, उसके बाद फिर करते हैं तो आपके सिलेबस में है नहीं, जिसको हम वो कैम एंड फॉलोअर वो सब डिस्कस करेंगे तो आप रीड करोगे, वो सब आपके इंजीनियरिंग का सिलेबस है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है न्यूटन के सेकंड लॉ का, करते हैं। एक क्वेश्चन है जिसका ये एक ब्लॉक है, इसका वेट है 2 kg, इस पे एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, 30 न्यूटन, और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। अब देखो जब इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, एक तरफ फोर्स ज्यादा होगा एक तरफ कम, तो ब्लॉक जिधर ज्यादा होगा कम वाले को ढकेल देगा, मतलब आपका ब्लॉक जो होगा वो मोशन करने लगेगा। ये आपका फ्रिक्शन लेस है, हम ब्लॉक को अभी फ्रिक्शन नहीं मान रहे, फ्रिक्शन जब रीड करेंगे तब लेके आएंगे। अब जब ये मूव करेगा तो आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन कितना आएगा, वही आपको निकालना है। तो कुछ नहीं है, न्यूटन के सेकेंड लॉ में आपने क्या देखा था, एक्सेलरेशन क्या आता था, F बाई एम, तो F क्या था, F नेट था, तो सबसे पहले आप F नेट निकालो। तो F नेट के लिए आपको पॉजिटिव और निगेटिव साइन रखना है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जो इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और जो इस डायरेक्शन में फोर्स है उसको निगेटिव ले लेते हैं। तो ठीक है, आइए F नेट निकालते हैं। F नेट इक्वल टू 20 माइनस 30 इक्वल टू माइनस 10 न्यूटन, माइनस 10 न्यूटन ये आ गया F नेट। अब A इक्वल टू आप क्या करोगे, A इक्वल आपसे A पूछ रहा है तो आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाइए, F इक्वल टू क्या होता है, एम A इक्वल टू F नेट डिवाइडेड बाई एम। यहां से जब आप A निकालोगे A इक्वल टू, देखो कितना आया है, -10 डिवाइडेड बाई 2, ए निकल के आएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका पार्टिकल है हमने इस डायरेक्शन में निगेटिव लिया है और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो जो आपका एक्सेलरेशन है ब्लॉक का वो निगेटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि न्यूटन के सेकेंड लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने मोमेंटम पे किए जिसमें आपका सारा काइनेमेटिक्स ये सब भी यूज हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, फीडबैक आप नहीं दोगे तो नहीं पता चलेगा कि इम्प्रूवमेंट की क्या जरूरत है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर इसे यही समाप्त करता हूं। अगले लेक्चर में हम लोग इम्पल्स और न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके बाद सारा न्यूमेरिकल्स चालू हो जाएगा। आप पुल्ली ब्लॉक ये सब जितना भी देखते हो सारा क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।